हेलो नमस्कार सभी को। तो देखो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। और फ्री बॉडी डायग्राम में जनरली मैकेनिक्स में जो फोर्सेज होते हैं उन फोर्सेज के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो ये जो आगे की दो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाले हैं और इन्हीं के बेसिस पे हम क्या करते हैं, आगे पूरी मैकेनिक्स के अंदर, आगे बची हुई पूरी फिजिक्स के अंदर फोर्स का एनालिसिस है, किस तरीके से रिलेट किया जाता है, उन सारी चीजों को रिलेट करते हैं। तो चलो देखो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं यहां पे क्या कि जब हम कहते हैं कि हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, किसके बारे में बात करनी है, फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बात करनी है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम है क्या, एफबीडी है क्या, शॉर्ट में देखो इसको बोला जाता है एफबीडी। क्या बोला जाता है, एफबीडी। तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब यह है कि आप जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, जिस पार्टिकल की बात कर रहे हो या जिस सिस्टम की बात कर रहे हो, मैंने कहा मैं एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं और इस पार्टिकल पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है राइट साइड 10 न्यूटन का, मैंने कहा एक फोर्स लग रहा है F1 10 न्यूटन जो किस तरफ लग रहा है, राइट साइड लग रहा है। फिर मैंने कहा एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन जो किस तरफ लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है। किस तरफ लग रहा है, अपवर्ड। और एक तीसरा फोर्स लग रहा है F3, ये मान लेता हूं ये लग रहा है 10 न्यूटन और डाउनवर्ड। किधर लग रहा है, ये डाउनवर्ड। ये तीन फोर्सेज लग रहे हैं इस पार्टिकल पे, ठीक है। अब तुम्हें यह कहा जाए कि बताओ इस पार्टिकल पे जो फोर्सेज लग रहे हैं इन फोर्सेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम का सिंपल सा मतलब यह है कि जितने उस पे फोर्सेज लग रहे हैं आप उन पे वेक्टर डायग्राम बनाते हो, एरो बनाते हो, उस एरो से रिप्रेजेंट कर दो। क्या कर दो, एरो से रिप्रेजेंट कर दो। बस आपको यह ध्यान रखना है जब हम वेक्टर में एरो बनाते हैं तो एरो की जो लेंथ होती है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। तो आपको एरो बनाने हैं लेकिन एरो इस हिसाब से बनाने हैं कि उसकी लेंथ, फोर्स ज्यादा तो लेंथ ज्यादा और फोर्स कम तो लेंथ कम हो। जैसे मैंने कहा कि F1 राइट साइड बनाना मुझे 10 न्यूटन का, तो मैंने कहा मैं राइट साइड बनाऊंगा, तो मैंने ये राइट साइड बना दिया। ये मैंने कहा राइट साइड लग रहा है F1 इक्वल टू कितना, 10 न्यूटन। फिर मैं कहूंगा F2 इक्वल टू 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन आधा है तो इसका एरो में क्या बनाऊंगा, इसके कंपैरिजन में हाफ बनाऊंगा और ये बोलूंगा इक्वल टू ये F2 कितना है, 5 न्यूटन। इसी तरीके से F3 10 न्यूटन है और डाउनवर्ड है तो मैं दिखाऊंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बराबर लेंथ का एरो बनाऊंगा और लिखूंगा ये F3 इक्वल टू 10 न्यूटन। तो मैं कह दूंगा ये मेरा क्या बन गया, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया, एफबीडी बन गया। इस पे लगने वाले जितने फोर्सेस थे वो मैंने सारे दिखा दिए, तो ये इस पार्टिकल का एफबीडी बन गया। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है पहले की जो फोर्सेज लगते हैं, जो मैकेनिक्स में फोर्सेज काम आने वाले हैं वो फोर्सेज लगते कैसे हैं, कौन कौन से फोर्स है, उन फोर्सेज को समझना। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो फोर्सेज है उनमें पहला फोर्स क्या है अपना, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स विथ अर्थ। तो देखो सबसे पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स विथ अर्थ, यानी अर्थ के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि कोई भी दो मास यूनिवर्स में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यूनिवर्स में कोई भी दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उसी फोर्स का नाम क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे सिर्फ केवल अर्थ की वजह से उसके पास में जो ऑब्जेक्ट्स है उन पे लगने वाला फोर्स, इसलिए हम बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स विथ अर्थ की वजह से किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स। और इसी फोर्स का दूसरा नाम होता है वेट। क्या होता है, वेट फोर्स भी बोल देते हैं। हम बोलते हैं इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, तो नॉर्मली हम बोलते हैं कि अर्थ की वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो आम भाषा में इसको वेट फोर्स भी बोल दिया जाता है कई बार, ठीक है। तो जनरली हम ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की जगह जनरली अपन बोलेंगे इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला वेट फोर्स ड्रॉ करो। क्या करो, इस पे वेट फोर्स ड्रॉ करो। तो देखो
अगर मैं कहूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, m है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, m है, अर्थ क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अर्थ हर ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो इस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी ओर खींचेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो मैं क्या कहूंगा यहां से, अर्थ की वजह से इस पर नीचे की ओर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अर्थ की वजह से इस पर नीचे की ओर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और इसका जो नेचर है, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, अर्थ की वजह से पुल करने का, खींचने का नेचर होगा। हमेशा क्या होगा, खींचने का, या सीधा कहें वेट फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ लगेगा। किधर लगेगा, टुवर्ड्स द अर्थ लगेगा। तो क्या कहेंगे कि एनीथिंग एंड अर्थ, किसी भी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में लगेगा। जिस ऑब्जेक्ट की बात करोगे उसके साथ अर्थ के बीच में लगेगा। और यह होता है फील्ड की वजह से, यानी कि इसमें कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है। अर्थ के सराउंडिंग में फील्ड होता है, उस फील्ड की वजह से क्या लगता है, फोर्स लगता है। नेचर क्या होता है इसका, पुल करने का नेचर होता है। कौन सा नेचर होता है, पुल करने का। और इसकी जो वैल्यू है, तो बच्चों जैसे मैं कहता हूं कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है मेरा, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m, तो अर्थ मान लो ये आपकी अर्थ है, तो ये क्या करेगी, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, खींचेगी। तो कितना फोर्स लगाएगी इस पे, mg। तो जब भी बोला जाए वेट फोर्स या अर्थ की वजह से ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, तो हम कहेंगे अर्थ की वजह से। हम यहां नियर बाय अर्थ सरफेस की बात करते हैं, तो नियर बाय अर्थ सरफेस अपने लिए जी कांस्टेंट होता है और जी की वैल्यू 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम काम में लेते हैं। तो अपना किसी भी ऑब्जेक्ट पर अर्थ की वजह से लगने वाला जो फोर्स है, वेट फोर्स है, वो हमेशा किधर रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। और उसकी वैल्यू कितना रहेगी, हमेशा mg रहेगी। m क्या है, ऑब्जेक्ट का मास है, और g आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। और फंडामेंटली हमने क्या कहा था, फोर्स कितने तरीके के हैं, 4 तरीके के। उसमें से ये तो खुद ही फंडामेंटल फोर्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो ले देख के देखो कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के आसपास में है, तो अर्थ उस हर ऑब्जेक्ट पे अपनी ओर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। कितना लगाएगी, mg लगाएगी। किधर लगाएगी, अर्थ की ओर लगेगा। और इस फोर्स का नाम क्या है, वेट फोर्स है। जैसे देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, आपको बोला गया वेट फोर्स दिखाओ। तो कुछ नहीं करना, हर ऑब्जेक्ट पे टुवर्ड्स द ग्राउंड क्या कर दोगे, एरो बना दोगे और कितना वैल्यू लिख दोगे, mg। एक ऑब्जेक्ट जो इंक्लाइंड पे है, ठीक है, तो मैं कहूंगा इस ऑब्जेक्ट पे mg दिखाएंगे, तो ऑब्जेक्ट पे mg किधर दिखा देंगे, हमेशा डाउनवर्ड। कितना, mg वेट फोर्स हो गया। ये चाहे कहीं भी ऑब्जेक्ट हो, पानी में हो, हवा में हो, किसी भी जगह पे हो, ये फोर्स हमेशा इतना ही रहेगा। और किधर लगेगा, टुवर्ड्स द अर्थ लगेगा। तो हमने कहा इसका मास m है, तो अर्थ की वजह से फोर्स लगेगा वो mg लगेगा। यहां पर हमने कहा ये जो बॉल है इसका मास m है, तो अर्थ की ओर इस पे फोर्स क्या लगेगा, mg लगेगा। मतलब किसी भी सिचुएशन हो, अगर अर्थ के पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहीं रखा हो, सरफेस पे, पानी में, कहीं पर किसी जगह रखा हो, उस पे टुवर्ड्स द ग्राउंड या ऐसे कहें डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा mg लगाना है। तो ये तो हुआ देखो पहला फोर्स, जिसका नाम था वेट फोर्स। क्या नाम है, वेट फोर्स। उसके बाद देखो दूसरा फोर्स है, ये है आपका नॉर्मल फोर्स। दूसरा फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स। अब देखो नॉर्मल फोर्स को देखो ऐसे समझो, मैं अगर ये कहूं कि मेरा ये जो मार्कर है, मेरा ये जो मार्कर है, अगर मैं इसको छोड़ूं तो कहां जाता है, ये नीचे। क्यों जाता है, क्योंकि जब मैंने पकड़ रखा था, ठीक है, तो मैंने फोर्स लगा रखा है। अर्थ क्या कर रही है, इस पे नीचे की ओर mg लगा रही है। अर्थ क्या लगा रही है, नीचे की ओर mg लगा रही है। मैंने इसको जैसे ही छोड़ा तो मेरा फोर्स तो खत्म हुआ, सिर्फ कौन सा फोर्स लगा, mg। तो mg की वजह से किधर गया, नीचे गया। लेकिन देखो मैंने अब इसको ऐसे रख रखा है, अब बताओ कितने फोर्स लग रहे होंगे। तो मैं कहूंगा अर्थ इसको नीचे की ओर mg से खींच रही है, लेकिन ये तो किस में है,
रेस्ट में है। किसमें है? रेस्ट में है, रुका हुआ है। रेस्ट में है, रुका हुआ है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स कितना है? 0। और नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब इस पे जरूर कोई और फोर्स भी लग रहा है। और वो फोर्स किसकी वजह से लगा है? ये मेरे हाथ की वजह से लगा है कि मेरा हाथ है इसके कांटेक्ट में आया, इसके कांटेक्ट में आया और इसने नीचे जाने से इसको रोका, इसको नीचे जाने से इसको रोका। तो इस मेरे हाथ ने इसके ऊपर किधर फोर्स लगाया? ऊपर की ओर फोर्स लगाया। तो होता क्या है कि जब भी दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, जब भी दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है, तो कांटेक्ट में आने की वजह से उनके बीच में एक फोर्स क्रिएट होता है। उनके बीच में क्या क्रिएट होता है? एक फोर्स क्रिएट होता है। और उसी फोर्स का नाम क्या है? नॉर्मल फोर्स। क्या नाम है? नॉर्मल फोर्स। क्या कहोगे कि जब भी दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी और एक दूसरे को कंप्रेस करना चाहेगी, तो उन सरफेसेस के बीच में क्या क्रिएट होगा? एक फोर्स क्रिएट होगा जिसका नाम क्या है? नॉर्मल फोर्स है। या कई बार इसको क्या बोल देते हैं? नॉर्मल रिएक्शन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। जैसे देखो, उसको हम क्या करते हैं? W से mg से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे इसका सिंबल है, हर जगह क्या रखा जाता है? एन रखा जाता है। क्या रखा जाता है? एन रखा जाता है। अब देखो, ये जो फोर्स है, हमें इतना पता लगा कि ये फोर्स है कब लगता है? जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है और एक दूसरे को कंप्रेस करने की कोशिश करती है, तो उस सिचुएशन के अंदर ये फोर्स काम करता है या लगता है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं यहां पे कि ये फोर्सेस टू सरफेसेज इन कांटेक्ट, ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगी तो फोर्स लगेगा। अब दो चीजें हैं फोर्स की, ठीक है। अब यहां पे जैसे देखो, आपका वेट फोर्स जो था उसकी वैल्यू फिक्स होती है mg। इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, तो इसको बोला जाता है एडजस्टिंग अमाउंट में होता है। ये किस में होता है? एडजस्टिंग अमाउंट में होता है। इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू बनती है। तो इसकी वैल्यू 0 से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी बन सकती है। इसकी वैल्यू 0 से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी बन सकती है। अब हमने कहा चलो ठीक है, वैल्यू तो डिसाइड नहीं है, कोई भी फोर्स है। फोर्स मतलब फोर्स का नेचर क्या होता है? तो पुल करने का या पुश करने का। फोर्स का नेचर क्या होता है? या तो पुल करने का या पुश करने का। तो आपको अच्छे से याद रखना है क्या कि इस फोर्स का नेचर पुश करने का होता है। कभी भी इसका खींचने का नेचर नहीं है, हमेशा धक्का लगाने का नेचर है, हमेशा पुश करने का नेचर है। हमेशा कैसा नेचर है? पुश करने का नेचर है इस फोर्स का। और फंडामेंटली बात करें कि फंडामेंटल अपने जो 4 फोर्स है, तो मैंने कहा था बच्चों, फंडामेंटली जो फोर्सेज होते हैं उसमें से न्यूक्लियर वाले तो न्यूक्लियर के अंदर चले जाते हैं दोनों, बाकी बचता है ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ग्रेविटेशन एक मास के दूसरे मास के खींचने की वजह से। बाकी मैकेनिक्स में अपने सारे जो फोर्सेज होते हैं वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो फंडामेंटली ये फोर्स किस कैटेगरी में आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में आता है। तो क्या कहा हमने? पहली बात तो फोर्स का नेचर कैसा होगा? हमेशा पुश करने का होगा, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी, अपने आप को एडजस्ट करेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी, और फंडामेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होगा। अब हमने कहा इसकी डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे? डायरेक्शन है कैसे दिखाएंगे? तो देखो, डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये फोर्स होता है अलोंग कॉमन नॉर्मल। मतलब ये है, अब मैंने कहा जैसे देखो, ये सरफेस में मैंने मार्कर रखा, ठीक है, कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 2। तो जो कांटेक्ट बना है वहां पर दोनों पर टेंजेंशियल सरफेस खींचो, दोनों पर क्या खींचो? टेंजेंशियल सरफेस खींचो और उसके नॉर्मल बना दो,
उसके क्या बना दो, नॉर्मल बना दो। तो दोनों का जो कॉमन नॉर्मल होगा, दोनों का जो कॉमन नॉर्मल होगा उसके अलोंग ये फोर्स बनेगा, उसके अलोंग ये फोर्स बनेगा। या ऐसे कहें कि सरफेस के साथ कांटेक्ट में आया है तो सरफेस की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, जो कांटेक्ट सरफेस बनी है उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होती है, उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग होता है अपना ये नॉर्मल फोर्स। अब इसके बाद देखो हम एग्जांपल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं इन दोनों फोर्सेस को। तो देखो सबसे पहले जो सिचुएशन होती है नॉर्मली, वो आपको ऐसे बोला जाता है कि एक ब्लॉक है जिसका मास है कुछ, मान लो एम मास है, वो सरफेस में रखा हुआ है, ग्राउंड पे रखा हुआ है। तो देखो mg में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑब्जेक्ट कैसे भी हो mg तो हमेशा किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। अब मुझे ये दिखाना है, मुझे ये दिखाना है यहां पे कि हम नॉर्मल फोर्स को कैसे लगाएंगे, नॉर्मल फोर्स को कैसे लगाएंगे। तो देखो यहां पर एक तो है अपना ये ऑब्जेक्ट, देखो एक तो है अपना ये ऑब्जेक्ट और दूसरी है ये सरफेस। दूसरी क्या है, सरफेस। मैंने कहा मुझे एफबीडी बनाना है मेरे ब्लॉक का, किसका बनाना, मेरे ब्लॉक का। तो मैंने कहा मेरे ब्लॉक का अगर मैं एफबीडी बनाऊं, तो मेरे ब्लॉक का अगर मैं एफबीडी डायग्राम बनाऊंगा तो मैं कहूंगा कि ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस दिखाएं। तो मैंने कहा mg है, किधर लग रहा है, नीचे। mg किधर लग रहा है, नीचे। तो मैंने कहा यहां पे एक तो इस पे लग रहा है mg। ये तो सबसे आसान सा होता है। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन कैसे दिखाना है। नॉर्मल रिएक्शन के लिए अब मैं दिखा किस में रहा हूं, ब्लॉक पे। तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि इनकी कॉमन सरफेस है, जहां कांटेक्ट में है वो ये है ना, तो कॉमन सरफेस ये है। तो मुझे बताओ इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनाऊंगा तो ऐसे बनेगी, इस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन बनाऊंगा तो इनका कॉमन नॉर्मल या नॉर्मल ये बनेगा। तो इसका मतलब जो नॉर्मल लगेगा वो इस लाइन के अलोंग लगेगा। इतना क्लियर हुआ, इस लाइन के अलोंग लगेगा। चलो ठीक है, इस लाइन के अलोंग लगेगा। तो अब मेरे ब्लॉक पे किधर लगेगा, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या था कि फोर्सेज हमेशा पेयर में क्रिएट होते हैं। फोर्सेज किस में क्रिएट होते हैं, हमेशा पेयर में क्रिएट होते हैं। और इस पेयर का ही नाम क्या होता है, एक्शन और रिएक्शन। फोर्सेज हमेशा पेयर में क्रिएट होंगे और इस पेयर का ही नाम होता है एक्शन और रिएक्शन। तो मैंने कहा एक काम करता हूं, मैं दोनों को ही एक साथ बना लेता हूं। यहां पे मेरी जो सरफेस है उसको भी बना देता हूं और ये ऑब्जेक्ट है ये तो अपना हो ही गया। तो हमने कहा ये सरफेस है, इसको भी इसी के साथ में ही दिखा देते हैं। ये मेरी सरफेस हो गई, तो ये तो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया फर्स्ट, ये मेरी सरफेस हो गई सेकंड। अगर मुझे मेरे ब्लॉक का एफबीडी डायग्राम बनाना है तो नॉर्मल किस पे दिखाना है, इसे ब्लॉक पे। अब बताओ ब्लॉक पे नॉर्मल कौन लगा रहा है, कौन लगा रहा है, ये सरफेस। ब्लॉक पे नॉर्मल कौन लगा रहा है, ये सरफेस। तो ब्लॉक पे सरफेस ने नॉर्मल लगाया तो ब्लॉक भी सरफेस पे क्या करेगा, नॉर्मल लगाएगा। अगर ब्लॉक पे सरफेस ने नॉर्मल लगाया है तो ब्लॉक भी सरफेस पे क्या लगाएगा, नॉर्मल लगाएगा। यानी सरफेस ब्लॉक पे नॉर्मल लगाएगा और ब्लॉक सरफेस पे नॉर्मल लगाएगा। तो अब मैंने कहा ये सरफेस लगा रही है ब्लॉक पे नॉर्मल, तो नॉर्मल का नेचर कैसा है, पुश करने का। कैसा नेचर होता है, पुश करने का, धक्का देने का। तो ये जो सरफेस है ये ब्लॉक को क्या करेगी, धक्का देगी। अब बताओ ब्लॉक है, ब्लॉक इसके ऊपर है तो ब्लॉक को किधर धक्का देगी, ये ऊपर। धक्का देना मतलब हमेशा अपने से दूर फेंकना। कोई भी अपने को धक्का देता है तो अपने से दूर फेंकने की कोशिश करता है। तो हम कहते हैं ये सरफेस इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएगी नॉर्मल, मतलब पुश करेगी इसको, तो अपने से दूर फेंकना चाहेगी। मतलब ब्लॉक पे नॉर्मल किधर लगा, ऊपर। तो हमेशा ध्यान रखना इस ब्लॉक पे नॉर्मल किसकी वजह से लगा, इस सरफेस की वजह से। सरफेस इसको पुश करेगी तो किधर लगाएगी फोर्स, ऊपर। तो मैंने कहा इस ब्लॉक पे जो नॉर्मल फोर्स है, इस ब्लॉक पे जो नॉर्मल फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। किधर लगेगा,
ऊपर की ओर लगेगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखो चलो ब्लॉक में नॉर्मल दिखा दिया, हमने कहा इसके ऊपर भी तो नॉर्मल दिखाया जाए, तो बताओ ब्लॉक सरफेस को किधर धक्का देगा? ब्लॉक सरफेस पे है तो ब्लॉक सरफेस को दूर फेंकना चाहेगा तो नीचे धक्का देगा। ब्लॉक सरफेस को किधर धक्का देगा? नीचे, इसको नीचे पुश करेगा। तो इस सरफेस पे जो नॉर्मल लगेगा वो नॉर्मल किधर लगेगा? नीचे लगेगा। और न्यूटन ने क्या कहा था? ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर है, इस एक्शन रिएक्शन पेयर का मैग्नीट्यूड सेम होता है और नेचर भी सेम होता है या डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो ब्लॉक पे जितना नॉर्मल ऊपर लगा उतना ही सरफेस पे नॉर्मल नीचे लगा। और इस पेयर को हम क्या बोलेंगे? एक्शन रिएक्शन पेयर बोलेंगे। तो दोनों डायग्राम आपको समझ में आए, नॉर्मल कैसे लगा। अब यहीं से क्वेश्चन और होता है बच्चों, वो क्या? कई बार ऐसे बोल देता है कि ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक सरफेस पे रखा हुआ है, तो बताओ ये नॉर्मल और एमजी एक्शन रिएक्शन है क्या? नहीं, हमेशा एक्शन रिएक्शन आपको ढूंढना है कि एमजी किसकी वजह से आया? अर्थ की वजह से। तो इसने भी अर्थ पे जो फोर्स लगाया है वो इसका एक्शन रिएक्शन पार्ट है, लेकिन ये नॉर्मल किसकी वजह से आया? इस नीचे वाली सरफेस की वजह से। तो इस सरफेस ने इसके ऊपर जो नॉर्मल लगाया और इसने जो सरफेस पे नॉर्मल लगाया, ये दोनों आपस में क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्या है? ये दोनों आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर है। इसके बाद देखो, इसके बाद दूसरा जो सबसे जनरल एग्जांपल होगा, ठीक है, वो ये होगा कि एक ब्लॉक को मैंने इंक्लाइंड पे रिलीज कर दिया। एक ब्लॉक को मैंने क्या कर दिया? इंक्लाइंड पे रिलीज कर दिया। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। क्या करो? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अब देखो मैं अलग से नहीं बनाता, मैं कर रहा हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं अभी किसमें? मेरे ब्लॉक में। किसमें इंटरेस्टेड हूं? इसे ब्लॉक में। तो एफबीडी किसका बना रहा हूं मैं? इस ब्लॉक का बना रहा हूं। तो मैंने कहा इस ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। तो ब्लॉक पे एक तो लगेगा नीचे की ओर क्या? mg। क्या लगेगा नीचे की ओर? mg। दूसरा आप देखो, ये ब्लॉक इसके साथ कांटेक्ट में है ना, तो बताओ कॉमन सरफेस इसकी ऐसे है और कॉमन सरफेस ऐसे है, तो इस कॉमन सरफेस पे नॉर्मल खींचोगे तो क्या नॉर्मल ऐसे आएगा? नॉर्मल ऐसे आएगा और नॉर्मल ऐसे आएगा। तो बताओ नॉर्मल कॉमन लाइन ये बनी है ना नॉर्मल की, और नॉर्मल की लाइन ये बनी है, नॉर्मल की लाइन ये बनी है। तो मैं बोलूंगा इस ब्लॉक पे नॉर्मल ये वेज लगा रहा है, नीचे वाला वेज लगा रहा है, नीचे वाला वेज लगा रहा है, तो नीचे वाला वेज इसको क्या करेगा? इसे पुश करेगा, और पुश करेगा तो इस पे फोर्स किधर लगाएगा? इधर लगाएगा। तो मैंने कहा यहां पे इस ब्लॉक पे जो नॉर्मल लग रहा है वो नॉर्मल इधर लग रहा है। अब बताओ ब्लॉक पे नॉर्मल लगा तो क्या वेज पे भी नॉर्मल लगेगा क्या? तो अगर कोई कहे कि वेज पे भी नॉर्मल दिखाओ तो हम कहेंगे कि इसके ये जो वेज है इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग जाएगा? सेम फोर्स एन लग जाएगा। ये किस पे है? ऑन दिस वेज। लेकिन अगर केवल ब्लॉक का बनाना होता हमें तो मैं कहता केवल नॉर्मल ब्लॉक का बनाऊंगा तो ब्लॉक पे ये डायरेक्शन आ जाएगी। तो फोर्सेस तो लग रहे हैं, हम किसमें इंटरेस्टेड है वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए उसके बाद देखो नेक्स्ट हम बात करें, एक दो पॉइंट और लेते हैं। मैंने कहा यहां से देखो थर्ड सिचुएशन, अगर ब्लॉक है ऐसी सरफेस पे है, जैसे ये मेरा ब्लॉक है, ठीक है, एक सरफेस मैंने ऐसे बना दी, ठीक है, सर्कुलर सरफेस बना दी मैंने कहा देखो ये ब्लॉक यहां पे है, 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 ठीक है। तो मैंने इसे सर्कुलर सरफेसेस बनाई। मैंने कहा नॉर्मल बनाओ इस ब्लॉक पे। किस पे? ब्लॉक पे। तो मुझे बताओ कि ये जो कॉमन सरफेस ये बनी है ना, क्या बनी है? कॉमन सरफेस ये बनी है। तो बताओ इस कॉमन सरफेस पे नॉर्मल खींचेंगे तो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, क्या कि जो सर्कल के अंदर टेंजेंट होती है उस टेंजेंट की रेडियस क्या होती है? परपेंडिकुलर। सर्कल में जो टेंजेंट होती है रेडियस उसके क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो जब भी सर्कल में नॉर्मल बनाना हो आप सेंटर से उसको कनेक्ट कर दो, तो आप ये कह दोगे ये जो डायरेक्शन है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगी ये नॉर्मल की डायरेक्शन इस ब्लॉक पे बन जाएगी। सेम वैसे यहां दिखाएंगे तो हम बोल देंगे यहां भी नॉर्मल परपेंडिकुलर जाएंगे तो कुछ
ऐसा बनेगा। यहां देखेंगे तो नॉर्मल सेंटर से जाती हुई लाइन खींचेंगे तो अपने को कुछ यहां नजर आएगा। फिर यहां पे देखेंगे तो इसका सेंटर इधर मिलेगा, तो यहां पे नॉर्मल जाती हुई लाइन ऐसे खींच देंगे, यहां पे कुछ ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो बस सीधा सही ध्यान रखना, नॉर्मल का नेचर पुश करने का होता है और इसकी जो वैल्यू एडजस्टेबल होती है, तो वैल्यू तो सिचुएशन से आती है, बस डायरेक्शन है वो हमेशा जो कॉमन सरफेस है उसके क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। इसके बाद देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और वहां पर हम सीखते हैं कि इन फोर्सेज को कैसे ड्रॉ करना है। तो देखो अब कुछ एग्जांपल है, शो द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन फॉलोइंग फिगर। अब नॉर्मल देखो अपन तो क्या करते हैं, हमने दो फोर्स पढ़े, एक वेट फोर्स mg पढ़ा और एक नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा, दोनों को एक साथ बात कर लेते हैं। तो देखो यहां से अगर ये मेरा जो ब्लॉक है, एक ब्लॉक का एक बॉल है, ठीक है, इस पे क्या करना है, मुझे फोर्सेस दिखाने हैं। तो मैं कहूंगा मेरा mg तो हमेशा ही किधर लगना है, नीचे। मेरा mg तो हमेशा ही किधर लगना है, नीचे लगना है। अब देखो mg तो लग गया नीचे, बाकी फोर्सेस दिखाते हैं। देखो एक फोर्स तो ये F इसने लगा रखा है। अब देखो बाकी ये जो बॉल है यहां इसके साथ कांटेक्ट में है, तो बताओ यहां कांटेक्ट में है, तो इस कांटेक्ट पे तुम्हारे पास ये कॉमन कांटेक्ट सरफेस बनी, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या बनेगी, जो इसके सेंटर से जा रही है वो बनेगी ना, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनेगी। तो मुझे अगर इसके ऊपर दिखाना है बॉल पे, किस पे दिखाना है, बॉल पे, तो बॉल को नीचे वाली सरफेस पुश करेगी तो किधर लगाएगी फोर्स, ऊपर। तो मैं कहूंगा यहां इसके सेंटर की ओर एक नॉर्मल लगेगा, उसको मैंने क्या कह दिया, N1। क्या कह दिया, N1। दूसरा देखो इसकी सरफेस यहां भी कांटेक्ट में है और यहां भी कांटेक्ट में है, तो मैं कहूंगा ये कांटेक्ट सरफेस बनी और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन बनी, तो और जो लाइन इसके सेंटर से क्या होगी, पास आउट होगी, वो इस पॉइंट पे नॉर्मल बन जाएगी। तो मैंने कहा देखो इस बॉल पे नॉर्मल दिखाना है इस सरफेस की वजह से, इधर वाली सरफेस की वजह से, तो ये सरफेस इसको पुश करेगी तो अपने से दूर उधर फेंकना चाहेगी, तो नॉर्मल किधर हो गया, इस तरफ हो गया। तो उसका जो नॉर्मल है वो नॉर्मल बन गया अपने लिए ये मैंने बना दिया N2। और बाकी जो अपना वेट फोर्स जो होता है mg वो किधर होगा, वो आपका नीचे की तरफ होगा। तो ये हमारे पास बने इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेज, उनको हमने दिखा दिया, तो क्या बन गया इसका FBD। अब देखो इसके ऊपर दिखाते हैं, इसके ऊपर दिखाएं तो देखो सबसे पहला अपना mg तो किधर होता है अपना नीचे, वेट फोर्स, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। उसके बाद अब देखो कितनी जगह कांटेक्ट में है, दो जगह, एक तो यहां पे है कांटेक्ट में और एक यहां पे है। तो मैं क्या कहूंगा, चलो यहां वाली सरफेस है क्या करेगी, इसको पुश करेगी, तो नॉर्मल इस पे इधर लगा, तो मैंने कहा यहां पे ये नॉर्मल इसके सेंटर से पास आउट करवा देते हैं, ये N1 लगा। यहां कांटेक्ट में है तो ये इसको इधर पुश करेगी, तो ये नॉर्मल इधर लगा, तो ये इधर दिखा देता हूं मैं N2। तो कितने, एक नॉर्मल इधर, एक नॉर्मल इधर, एक वेट लग रहा है mg। इसी तरीके से देखो यहां पे अगर मैं देखूं तो देखो इस पॉइंट पे मेरे लिए जो कांटेक्ट सरफेस है वो ब्लॉक, इस स्फीयर पे ये कांटेक्ट सरफेस बनी है, और यहां पे जो कांटेक्ट सरफेस बनी है इस पॉइंट पे वो ये कांटेक्ट सरफेस बनी है। टेंजेंट खींच देता हूं स्फीयर के इस पॉइंट पे, तो एक जगह टेंजेंट ये बना, एक जगह टेंजेंट ये बना। अब मैं यहां पर नॉर्मल अगर दिखाता हूं तो मैं बोलूंगा इस जगह नॉर्मल दिखाऊंगा, तो नॉर्मल किधर जाता हुआ दिखना चाहिए, इसके सेंटर की ओर, वही परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। तो ये N1 बन गया, ये यहां पे क्या बन गया, N2 बन गया। और तीसरा mg वो तो लगेगा किधर, नीचे, तो ये बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सिचुएशन देखो आपके पास क्या है यहां पे कि टू बॉडीज इन कांटेक्ट है, दो ब्लॉक है कांटेक्ट में, ठीक है, और दो ब्लॉक है कांटेक्ट के अंदर। वही सिचुएशन आपको FBD फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है इसके अंदर भी। तो हमने कहा ये सेकंड पार्ट हो गया उसका।
तो हमने कहा दो बॉडीज कांटेक्ट में, इधर फोर्स लगा रहे हैं। अब देखो जो एनालम वाला भी पार्ट पढ़ रहे हैं, आपको ये मान के चलना है क्या कि हम फ्रिक्शन में जब तक नहीं आ जाते तब तक सारी की सारी सरफेस अपने लिए स्मूथ है। कैसी है? स्मूथ है। तो सरफेस पे कोई फ्रिक्शन है नहीं है। तो देखो यहां पे होगा क्या, अगर हम ये समझें तो हम ये कहेंगे यहां पे कि ये फोर्स लगेगा इधर, तो ये ब्लॉक्स इधर एक्सेलरेट होंगे, ब्लॉक्स इधर चलेंगे। अब मुझे एक एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। क्या करना है? एक एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो चलो इसी के नीचे बना देता हूं मैं। ये है मेरा M1 और ये है मेरा M2, ये है मेरा M2। इन दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। चलो बनाए। तो मैंने कहा एक तो इसने फोर्स खुद ने लगा है M1 पे, तो मैंने कहा एक फोर्स तो ये एरो बना देता हूं, ये जो इसने खुद ने लगाया है। दूसरा वेट फोर्स किधर लगेगा? नीचे। कितना लगेगा? M1 इंटू G। अब उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन की बारी आती है। ये ब्लॉक एक तो यहां पे कांटेक्ट में है और एक है इसके साथ कांटेक्ट में है। तो कितनी जगह कांटेक्ट में है? दो जगह। तो कितने नॉर्मल लगेंगे? दो नॉर्मल लगेंगे। तो मैंने कहा यहां पे जो कांटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर लाइन ये बनती है, ठीक है। तो इस सरफेस की वजह से मैं इंटरेस्टेड हूं ब्लॉक में, तो नॉर्मल किस में दिखा रहा हूं? ब्लॉक पे दिखा रहा हूं, ना कि सरफेस पे। तो ब्लॉक पे नॉर्मल कौन लगाएगी? ये सरफेस। तो ये सरफेस ब्लॉक पे नॉर्मल किधर लगाएगी? इसको पुश करेगी तो ऊपर। तो मैंने कहा यहां पे ये एक नॉर्मल लग गया इस पे N1 ऊपर की ओर। और दूसरा ये बताओ, ये ब्लॉक लगाएगा इस पे, लगा किस में रहे हैं अभी? M1 पे। M1 पे कौन लगाएगा? M2। तो M2 क्या करेगा? M1 को धक्का मारेगा, पुश करेगा। तो किधर लगाएगा? अपने से दूर फेंकेगा, तो उस डायरेक्शन में लगाएगा। और उस डायरेक्शन में लगाएगा तो मैंने कहा यहां पे ये बन गया है इस पे नॉर्मल N2। तो ये मेरे M1 का क्या बन गया? फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। क्या बन गया? फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। इसी तरीके से मैं M2 की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? M2 की। तो देखो M2 पे एक तो अपना क्या लग रहा है? M2G वेट फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? वेट फोर्स लग रहा है। दूसरा देखो ये इसके कांटेक्ट में है, तो देखो ये नॉर्मल बना था, इनके बीच में जो कांटेक्ट है तो इसने इस पे लगाया। अब बताओ फोर्सेस तो पैर में आते हैं, तो इसने इस पे जितना लगाया ये भी उस पे उतना ही लगाएगा। अब ये इस पे लगा रहा है तो ये इसको पुश करेगा तो दूर फेंकेगा, तो इस पे लगेगा राइट साइड, या ऐसे कहीं इस पे इधर लगेगा और इस पे इधर लगा। तो मैंने कहा वैल्यू सेम होगी, वैल्यू सेम होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो मैंने कहा इस पे नॉर्मल लगा N2। ये दूसरा देखो ये भी यहां कांटेक्ट में है, तो यहां कांटेक्ट में तो इस सरफेस की वजह से नॉर्मल किधर लगा? ऊपर। तो मैंने कहा ऊपर लगा, तो इसको नाम दे देता हूं मैं N3। क्या नाम दे देता हूं? N3। तो यानी कि ये बन गया है इसका फ्री बॉडी डायग्राम और ये बन गया है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। फिर देखो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में हमने कहा कितने ब्लॉक कांटेक्ट में है? 3 ब्लॉक कांटेक्ट में है। तीनों के नॉर्मल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो एक ब्लॉक ये हो गया M1, दूसरा ब्लॉक ये हो गया M2 और तीसरा ब्लॉक ये हो गया M3। कितने ब्लॉक हो गए टोटल? 3 ब्लॉक हो गए। चलो M1 पे दिखाते हैं। M1 पे तो एक तो खुद ने ही लगाया है, तो हमने कहा ये तो इसका खुद का फोर्स F, वेट फोर्स लगेगा नीचे M1 इंटू G। अब हमने कहा देखो एक तो ग्राउंड वाला नॉर्मल लगेगा, उसको मैं किधर दिखा देता हूं? इस ब्लॉक पे ऊपर। तो मैंने कहा ये लगा है N1। दूसरा देखो ये कांटेक्ट बना बीच में, इस कांटेक्ट में मैं कहूंगा कि इसकी वजह से इस पे उधर लगेगा और उसकी वजह से इस पे इधर लगा। तो इस नॉर्मल को नाम दे दिया, मान लो मैंने N0। क्या नाम दे दिया? N0 नाम दे दिया। तो मैंने कहा M2 की वजह से M1 पे इधर लगा, इसको N0 नाम दिया, तो इसकी वजह से इधर भी तो इस पे क्या लगा गया? यही N0 लगेगा। फिर इसका FBD बनाओगे तो वही देखो M2G, फिर ये भी कांटेक्ट में, यहां पे भी, तो यहां नॉर्मल लगेगा। इसको दिखा देते हैं क्या? N3 दिखा देते हैं।
या N2 दिखा देते हैं, N2 सिंबल नहीं लिया अपन ने, इसको दिखा देते हैं M2। अब उसके बाद देखो यहां कॉन्टेक्ट बना, इसका यहां कॉन्टेक्ट बना तो ये उस पर नॉर्मल लगाएगा, उसको पुश करेगा तो उधर। तुमने कहा ये M3 M2 पे किधर लगाएगा, इस साइड लगाएगा। और ये ले लेते हैं, मान लो कितना है N2 N3 मान लेते हैं, कितना है N3। तो इसने इस पे नॉर्मल लगाया तो इसने भी तो इस पे इधर नॉर्मल लगाया, तो एक इधर आ गया ये इस पे N3। उसके बाद और कौन सा लगेगा इस पे M3G, ये ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है तो ऊपर की ओर नॉर्मल लगाया ग्राउंड ने, ये लिख देता हूं मैं N4। तो इस तरीके से आपको अब वेट फोर्स और नॉर्मल फोर्स है ये आपको इजीली अब बनाना आ जाना चाहिए। इसके बाद देखो नेक्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन अपने पास ये है कि देखो आपको क्या दे रखा है कि एक ब्लॉक M1 है और उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक M2 रखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इसका FBD बनाना है। अब देखो इसका FBD बनाएंगे तो मैंने कहा अगर मैं M2 का FBD बनाता हूं तो देखो M2 का FBD बनाओगे तो देखो M2 पर आपका एक तो क्या लग रहा होगा नीचे की ओर Mg लग रहा होगा, तो मैं यहां से बना दूंगा M2 पर एक तो लग रहा आपका नीचे की ओर Mg, ठीक है। दूसरा M2 रखा हुआ है किसकी सरफेस पे, M1 की सरफेस पे। तो बताओ कॉन्टैक्ट सरफेस ये बनी, कॉन्टैक्ट सरफेस ये बनी तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल ये बनेगा। तो इस लाइन के अलोंग M2 पर क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। और M2 पर नॉर्मल किसने लगाया, M1 ने लगाया। और M1 ने लगाया तो M1 M2 को क्या करेगा, पुश करेगा। तो किधर लगाएगा, ऊपर। तो हमने कहा यहां पे M2 पे नॉर्मल किधर लगा, ऊपर की ओर लगा। तो हमने कहा यहां से M2 पे बन गया ये नॉर्मल ऊपर की ओर और कितना है N2 लिख दिया अपन ने। फिर देखो M1 का FBD बनाओगे तो M1 पे एक तो क्या लग रहा है, यहां पे आपका M1G लग रहा है, एक तो क्या लग रहा है आपका ये M1G लग रहा है। तो ये तो हमने कहा M1G तो लग रहा है, वो लग रहा है, ये हमने बना दिया M1 × G। फिर उसके बाद देखो M1 दो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, एक तो यहां नीचे यहां पे है और एक बीच में यहां पे है। तो हमने कहा देखो टॉप पे देखोगे तो टॉप पे कांटेक्ट में किसके साथ है, M2 के साथ। तो यहां पर M2 M1 को क्या करेगा, पुश करेगा। तो M2 ऊपर है, M1 नीचे है, तो M1 को किधर पुश करेगा, नीचे। तो हमने कहा यहां पे M1 पे यहां नीचे की तरफ क्या लगा, नॉर्मल। और जितना इस पे लगा था उतना ही इस पे लगेगा क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन का पार्ट है। उसके बाद देखो यहां पे ये ग्राउंड की सरफेस है, क्या है, ग्राउंड की सरफेस। इस ग्राउंड की सरफेस के साथ M1 कांटेक्ट में है तो ग्राउंड की सरफेस M1 को क्या करेगी, पुश करेगी ऊपर की ओर। तो क्या लगाएगी, ऊपर की ओर नॉर्मल N1 लगाएगी। क्या लगाएगी, नॉर्मल N1 लगाएगी। और नीचे वाली सरफेस का FBD बनाए तो इस सरफेस ने M1 को जितना ऊपर पुश किया ये M1 सरफेस को उतना नीचे पुश करेगा। तो इस पे जो FBD बनाएंगे तो इस सरफेस पे N1 किधर लग जाएगा, नीचे लग जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका FBD बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन है, इसमें देखो 4 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है, 4। तो देखो मैंने इसका आंसर बना रखा है तो इसको आप क्या करोगे, अपने आप ड्रॉ करने की कोशिश करोगे और अपने आप समझने की कोशिश करोगे किसने किस पे नॉर्मल लगाया है और किस तरीके से लगाया है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको क्वेश्चंस के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करने के। अब आगे कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब देखो तुमने कहा पहला क्वेश्चन है, देखो क्या बोला गया है आपको, यहां पे आपको बोला गया है यहां पे देखो कि फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। आपको नॉर्मल रिएक्शन बताना है हर केस में और ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। क्या बताना है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन। तो ऐसे देखो जो पहली सिचुएशन है इसको देखते हैं। तो हमने कहा इसका FBD बनाएंगे, इसका पहली सिचुएशन का FBD बनाएंगे। तो पहली सिचुएशन में FBD में नीचे क्या लग रहा है, Mg। तो ये तो कितना हो गया आपका 100 न्यूटन। कितना हो गया, 100। नॉर्मल ब्लॉक का FBD बना रहे हैं तो ब्लॉक पे हमने कहा सरफेस लगाएगी ऊपर की ओर नॉर्मल। ये 2 फोर्स लग रहे हैं।
अब देखो ब्लॉक चल किधर रहा है, ब्लॉक चल रहा है राइट साइड। किधर चल रहा है, ब्लॉक है, ब्लॉक पर एक और क्या लग रहा है, राइट साइड 10 न्यूटन लग रहा है। कितना लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है। तो अब हमने कहा देखो ब्लॉक पे टोटल कितने फोर्स काम कर रहे हैं, 3 फोर्स काम कर रहे हैं। कितने काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। तो देखो ब्लॉक को हम खींच रहे हैं इधर 10 से, तो ब्लॉक सबसे पहले देखना मोशन किधर होगा। तो हमने कहा यहां पे कि ये जो 10 न्यूटन है इसको किधर खींचेगा, अलोंग द सरफेस। तो इसको अलोंग द सरफेस लेके जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, आगे की तरफ। इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, आगे की तरफ। तो मैंने कहा इसका जो एक्सेलरेशन है वो आगे की तरफ है, इस डायरेक्शन में है। तो अगर एक्सेलरेशन केवल एक्स डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में चलेगा नहीं, तो अगर इस डायरेक्शन में नहीं चलेगा तो जिस डायरेक्शन में नहीं चलेगा उस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो मैंने कहा यहां पे y डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, तो y डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो मैं बोलूंगा y डायरेक्शन में ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। और y डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स 0 आएगा तो हमारे पास तो एक ही इक्वेशन है, क्या, F net इज इक्वल टू ma। क्या इक्वेशन है अपने पास, F net इक्वल टू ma। तो हमने कहा यहां से y डायरेक्शन में देखो इक्वेशन बनाओगे, ऊपर फोर्स लग रहा है n, नीचे क्या लग रहा है 100, तो n माइनस 100 इज इक्वल टू इसका मास इंटू वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 0। हमने क्या कहा था कि जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के लिए इक्वेशन बनाओगे आप। तो मैंने कहा यहां पे ये 0 बना, तो इसको सोल्व करने पर आपके पास नॉर्मल आ गया कितना, 100 न्यूटन। तो यहां से नॉर्मल की वैल्यू अपने पास आ गई। फिर हमने कहा देखो एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, एक्सेलरेट होगा, तो एक्स डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के लिए अपन लगा देंगे वही F नेट इक्वल टू ma। F नेट कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, इज इक्वल टू ma। अब एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स है ही कितना, 10 ही है, मास कितना है इसका, 10। तो हमने कहा ax, तो यहां से एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है नहीं, तो हमने कहा पार्टिकल का एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नॉर्मल बन गया 100 न्यूटन। इसी तरीके से अब देखो नेक्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं, नेक्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन में अगर हम देखें तो इन्होंने इस बार फोर्स लगाया 60 न्यूटन, कितने एंगल पे है, 60 डिग्री पे है। तो देखो 60 न्यूटन पे लगाया है, तो अपने को ये चेक करना पड़ेगा कि ये फोर्स है, क्या इसका ये ऊपर वाला कंपोनेंट इसको लिफ्ट करवा सकता है या नहीं करवा सकता, तब तो ऊपर जा पाएगा। अदरवाइज इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो इसको आगे चलाएगा। तो मैंने कहा इसका अगर कंपोनेंट किया जाए तो इसका इधर वाला कंपोनेंट, तो आपके पास ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो बन गया 60 cos 60 cos 60, और cos 60 कितना होता है आपका, cos 60 1/2, मतलब ये वाला तो हो गया आपका 30 न्यूटन। फिर मैंने कहा ये वाला कंपोनेंट देखा जाए तो ये वाला कंपोनेंट 60 sin 60, तो मैंने कहा यहां से ये 60 इंटू साइन 60 कितना होता है, √3/2। इसको सोल्व करेंगे तो ये बना तुम्हारे पास 30 इंटू √3, 30 इंटू √3। अब √3 कितना होता है, ऑलमोस्ट 1.7, तो 1.7 होता है। तो यहां से हमने कहा कि ये तो आपके पास बना 51 न्यूटन, ठीक है। और एक फोर्स और है, उसको भी डायग्राम में दिखा देते हैं। वो कितना लग रहा है आपका, mg कितना लग रहा है, 100 न्यूटन। mg कितना लग रहा है, 100 न्यूटन। और उसके बाद कौन सा बच गया आपका, नॉर्मल। कौन सा बच गया, नॉर्मल। तो देखो एक इधर लग रहा है 30, एक ऊपर लग रहा है 51, एक ऊपर लग रहा है नॉर्मल, एक नीचे लग रहा है 100। अब बताओ ये 51 है, 100 से तो कम ही है ना, इसका मतलब ये 51 इसको लिफ्ट तो करवा नहीं सकता, मतलब ऊपर तो ले जा नहीं सकता। और ऊपर नहीं ले जा सकता इसका मतलब इसके पास इस बार भी एक्सेलरेशन, इसके पास एक्सेलरेशन केवल किस डायरेक्शन में आएगा,
इस डायरेक्शन में ही आएगा, एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। तो हमने कहा अगर वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो वही इक्वेशन देखो वापस बना देंगे कि एफ नेट वाई इज इक्वल टू एम ए वाई। ठीक है, तो अब देखो एफ नेट लिखेंगे, ऊपर कितना है n और ऊपर कितना है 51। तो मैंने कहा ऊपर की ओर n प्लस 51, ठीक है, नीचे कितना है 100। तो हमने कहा n प्लस 51 माइनस 100, ये नेट फोर्स बना किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में, इज इक्वल टू मास इसका 10 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 0। तो इसको सोल्व करोगे तो n की जो वैल्यू है ये आ जाएगी 49 न्यूटन। कितनी आ जाएगी? 49 न्यूटन आ जाएगी। इसके बाद अगर मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो उधर तो चल नहीं रहा था, केवल इधर चल रहा है, तो इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगाएंगे। अब तो अपन लिखेंगे एफ एक्स नेट। तो हम कहेंगे एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगाएं, एफ नेट एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स। तो हमने कहा एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना आया 30 इज इक्वल टू मास कितना है 10। तो हमने कहा ए एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से इसका एक्स डायरेक्शन में अपने पास एक्सेलरेशन आ गया और नॉर्मल कितना लगा था वो नॉर्मल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम वापस इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखो एफबीडी बनाओगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की ओर क्या लग रहा है आपका mg, कितना हो गया 100, कितना हो गया 100। इसके कंपोनेंट करोगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो गया, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो गया। तो 100 का इधर वाला कंपोनेंट 100 cos 60 1/2, तो ये वाली वैल्यू तो कितना हो गई है 50 न्यूटन। ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे तो हमने कहा 100 इंटू साइन 60, तो साइन 60 रखोगे आप तो ये हो जाएगा 100 इंटू वही √3/2। √3/2 करोगे तो 50 √3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 50 √3, और 50 √3 1.7 रखोगे तो ये आपके पास ऑलमोस्ट बन जाएगा 85 न्यूटन। 85 न्यूटन। दूसरा बचा हुआ कौन सा फोर्स है? एक बच गया आपका नॉर्मल, यानी मैंने कहा ये बना आपका 85 और एक हो गया ग्राउंड की वजह से इस पर नॉर्मल। इस बार भी देखो ये 85 है, ये 100 है, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स कम है तो ये ब्लॉक को लिफ्ट तो करवा नहीं सकता, ब्लॉक को लिफ्ट नहीं करवा सकता, इसलिए केवल उस डायरेक्शन में तो अभी भी ब्लॉक का मोशन नहीं होगा। और इस डायरेक्शन में ब्लॉक का मोशन नहीं होगा तो फिर मैं लिखूंगा कि अभी भी मेरे पास सिचुएशन क्या है कि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो मैं बोलूंगा y डायरेक्शन में एफ नेट, y डायरेक्शन में इक्वेशन लगाऊंगा m इंटू ए वाई। अब मैंने कहा देखो ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो आपका था n प्लस 85 माइनस नीचे कितना लग रहा है 100, तो ये y डायरेक्शन में क्या आ गया नेट फोर्स आ गया इज इक्वल टू मास कितना 10 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 0। तो इसको सोल्व करोगे तो नॉर्मल की वैल्यू आपके पास आ गई है 15 न्यूटन। तो इस तरीके से हमारे पास ये नॉर्मल आ गया, हमारे पास क्या बन गया नॉर्मल बन गया। हालांकि देखो जब हमें ये पता लग गया कि चल नहीं रहा तो n प्लस 85 ये किसके बराबर होना है 100 के बराबर होना है, तो अपन डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि n कितना हो जाएगा 100 माइनस 85 हो जाएगा, मतलब 15 हो जाएगा। लेकिन कोशिश करो कि शुरुआत में इक्वेशंस बना के सोल्व किया जाए ताकि गलती होने की संभावना ना रहे, और जब आदत में आ जाएगी चीजें उसके बाद आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद देखो दूसरा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है इसका, तो मैंने कहा यहां से देखो ये केवल एक्स डायरेक्शन में चलेगा, तो एक्स डायरेक्शन में चलेगा तो हमने कहा एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो इस डायरेक्शन में इक्वेशन लगा देंगे वही एफ नेट इंटू एक्स इज इक्वल टू एम इंटू
ax। अब मुझे बताओ एफ नेट इंटू एक्स है, ये हमने लगाया तो हमने कहा एफ नेट एक्स डायरेक्शन में कितना है 50 इज इक्वल टू मास कितना है 10 इंटू ax। तो ax की जो वैल्यू है वो आ गई है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और y में एक्सेलरेशन नहीं है तो यही क्या बन गया, इसका एक्सेलरेशन बन गया। अब देखो इसके बाद हम इंक्लाइंड प्लेन के बारे में बात करेंगे। तो देखो इंक्लाइंड प्लेन क्या है कि जैसे अगर मान लो कोई प्लेन ऐसे है तो मैं कहूंगा ये प्लेन क्या है, ग्राउंड के पैरेलल है। कोई प्लेन ऐसे है तो वो प्लेन क्या है, ग्राउंड के पैरेलल। अब इस प्लेन को अगर मैंने ग्राउंड से कुछ एंगल पे ले गया, इस प्लेन को मैं ग्राउंड से कुछ एंगल पे ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, आपका इंक्लाइंड प्लेन बन जाएगा। तो देखो इंक्लाइंड प्लेन मैकेनिक्स के अंदर हर जगह यूज में आने वाला है। तो इंक्लाइंड प्लेन मतलब एक ऐसा प्लेन जो ग्राउंड के साथ कुछ एंगल पे है। तो ये जो एंगल होता है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या बोला जाता है इसको, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और कई बार देखो क्वेश्चन के अंदर एक लाइन लिखी होती है कि इंक्लिनेशन इज 1 इन एक्स। इंक्लिनेशन, इंक्लाइंड प्लेन के लिए इंक्लिनेशन है 1 इन एक्स है। उसका मतलब क्या है, देखो अगर हम इसकी लेंथ एक्स लेते हैं तो ये कितना हाइट पे चला जाता है, 1 हाइट पे। इंक्लिनेशन इज 1 इन एक्स मतलब 1 ऊपर जाता है एक्स लेंथ होने पर। इंक्लिनेशन इज 1 हाइट होगी और अक्स क्या होगी, इसकी लेंथ हो गई। तो हम कहते हैं यहां से इस ट्रायंगल के अंदर अपने पास साइन थीटा मिल जाता है, 1/x मिल जाता है। तो क्वेश्चन में लाइन यूज में आए तो वहां पर अपने को लाइन यूज में ले लेनी है। और हमने को ध्यान रखना है क्या कि इंक्लाइंड प्लेन का मतलब एक प्लेन जो ग्राउंड के साथ कुछ एंगल पे है। अब इसको अपन क्वेश्चंस में यूज में लेते हैं, किस तरीके से देखो क्वेश्चन में रिलेट होगा। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन इंक्लाइंड प्लेन पे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो हर जगह इसका यूज अपने को होना है। देखो इन्होंने कहा है ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, वो इंक्लाइंड प्लेन पे है, जिसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा है। देन फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। अब देखो मुझे बताओ ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे लगने वाले में एफबीडी बनाऊं या ऐसे कहूं कि इस ब्लॉक को मैं रिलीज करूंगा, तो मुझे बताओ जो ब्लॉक है वो किधर चलेगा। जब तक फ्रिक्शन नहीं आ जाएगा तब तक सरफेस स्मूथ है। ध्यान रख लो, जब तक फ्रिक्शन नहीं आ जाएगा तब तक सरफेस कैसी है, स्मूथ है। तो सरफेस आपकी स्मूथ है, ब्लॉक को छोड़ोगे तो कहां आएगा, नीचे आएगा अलोंग द इंक्लाइंड। अगर हम रिलीज करेंगे तो अगर इसका एफबीडी बनाया जाए तो देखो मैंने कहा यहां पे इसका एफबीडी बनाता हूं तो नीचे क्या लगेगा, mg। क्या लगेगा, mg। और क्या लगेगा, और मैंने कहा यहां पे ये कॉन्टेक्ट सरफेस ऐसे है तो सरफेस के नॉर्मल क्या लगना है, सरफेस के परपेंडिकुलरली नॉर्मल रिएक्शन लगना है। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलरली ऐसे इस पे दूसरा लग गया नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो ब्लॉक चलेगा किधर, ब्लॉक चलेगा इस तरफ। इसका मतलब ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन इस तरफ आएगा। तो आपको हमेशा फोर्स के कंपोनेंट कैसे करने हैं, along the acceleration and perpendicular to the acceleration। हमेशा जब ऑब्जेक्ट चल रहा हो, एक्सेलरेट हो रहा हो, तो आपके जो फोर्सेज है उनके आप कंपोनेंट करोगे जिस डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट हो रहा है उसके अलोंग और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो मैंने कहा इस डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन आया है, ये ब्लॉक है, अलोंग द इंक्लाइंड चलेगा। तो मैंने कहा इसका एक्सेलरेशन कितना है, a है। तो एक्सेलरेशन a है, अच्छी बात है। इसके कंपोनेंट हम करेंगे तो एक कंपोनेंट करेंगे तो एक कंपोनेंट तो अलोंग द इंक्लाइंड इधर बन जाएगा, अलोंग द इंक्लाइंड। नॉर्मल का तो कंपोनेंट इधर आएगा नहीं, किसके कंपोनेंट होंगे इसे, mg के। किसके कंपोनेंट होंगे, mg के। तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर जाएगा। तो ये दो कंपोनेंट बनेंगे mg के। अब देखो ये एंगल थीटा है
तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, तो ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा। दोबारा सुन लो, ये थीटा, ये आपका यहां 90 बन जाएगा, तो ये 90 माइनस थीटा है। और ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये वाला टोटल एंगल कितना होना है, 90 होना है। तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये वाला एंगल है आपका कितना बन गया, थीटा बना। अब ये थीटा बना, तो अब मैं कहूंगा mg का कंपोनेंट एंगल के अलोंग बन जाता है आपका कोस, तो वो वाला तो आ जाएगा mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा mg साइन थीटा। क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा। तो इसको एक जनरल वे में ही ध्यान रख लो कि अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, थीटा है, तो हम क्या कह देते हैं यहां से कि ये थीटा है, तो ये बन जाता है 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो mg का अलोंग द इंक्लाइंड कंपोनेंट बनता है mg साइन थीटा, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड बनता है mg कॉस थीटा। अब देखो यहां पे सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूं, तो मैं कहूंगा अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो एक्सेलरेशन तो इसी डायरेक्शन में है ना, तो अलोंग इंक्लाइंड, अलोंग इंक्लाइंड में इक्वेशन लगाता हूं एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। क्या लगाता हूं, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो बताओ अलोंग इंक्लाइंड नेट फोर्स कितना है, एम जी साइन थीटा। तो मैंने कहा mg साइन थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए, m से m क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो अलोंग इंक्लाइंड इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया है, अलोंग इंक्लाइंड इस पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन आ गया है a इक्वल टू g साइन थीटा। यानी कि हम क्या कहेंगे, इसको भी एज ए याद ही रखेंगे कि इंक्लिनेशन एंगल अगर थीटा है, तो अगर आप पार्टिकल को रिलीज करोगे, या इससे कहो कि अगर आपने वेलोसिटी इधर भी दी है तो भी तो फोर्सेस ये लगेंगे, वेलोसिटी ऊपर दे दोगे तो भी फोर्सेस ये लगेंगे, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन एक जी साइन थीटा होगा, और अलोंग इंक्लाइंड एंड डाउन साइड, अलोंग इंक्लाइंड एंड डाउन साइड एक्सेलरेशन होगा। ये अपना फर्स्ट पार्ट हुआ इसका। फिर मैंने कहा यहां पे सेकंड पार्ट आपका है नॉर्मल रिएक्शन मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैंने कहा नॉर्मल रिएक्शन, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो नेट फोर्स कितना हुआ, 0, और नेट फोर्स 0 हुआ तो मैं बोलूंगा यहां से देखो एक फोर्स n है और एक कितना है mg cos थीटा। तो अगर मैं इक्वेशन बनाता तब तो लिखता n माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए कितना है 0। ठीक है, तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन मेरा बन जाता n इज इक्वल टू mg cos थीटा। या फिर मैं कहता यहां से डायरेक्टली कि वर्टिकल डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स 0 है तो दो ही तो फोर्स है, एक ऊपर और एक नीचे, तो दोनों का नेट किसके बराबर आना है, 0 के बराबर। तो ये दोनों बराबर होने हैं, तो n इज इक्वल टू बन जाएगा mg cos थीटा बन जाएगा। तीसरा देखो यहां पे यही इक्वेशन काइनेमेटिक्स से रिलेट हो जाता है, किससे रिलेट हो जाता है, काइनेमेटिक्स से रिलेट हो जाता है। मैंने कहा ये जो पॉइंट है इसको मैं मान लेता हूं a है इंक्लाइंड का, ये जो पॉइंट है इसको मान लेता हूं मैं b है, और इस इंक्लाइंड की जो लेंथ ab है, लेंथ ab है, इसको मैंने कह दिया l है, और b ये c मान लेते हैं, तो ये cd जो c और b हाइट है ये मान लेते हैं कितना h। तो मैं कहूं अगर इसको मैं यहां से रिलीज करूं, टॉप से रिलीज करूं, तो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, रिलीज करने पर कितना टाइम लगेगा। तो देखो एक चीज बताओ, यहां से रिलीज करने पर कितना टाइम लगेगा, तो मैं कहूंगा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, क्या लगा दूंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूंगा। या ऐसे कहो कि सिचुएशन ऐसी बनी है यहां पर क्या कि मोशन अब इसके अलोंग हो रहा है, मोशन क्या हो रहा है, इसके अलोंग हो रहा है। तो आप क्या करो, जो मोशन वर्टिकल हो रहा था ना, अब उसको ऐसे देखने लग जाओ, और एक्सेलरेशन को कैसे देखो, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा। या ऐसे समझ लो
कि मोशन है, अब अपने को ऐसे देखना है, बस एक्सेलरेशन जी साइन थीटा हो गया है और वही काइनेमेटिक्स वाला तरीका लगा देना है। तो मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं कि यहां से रिलीज करूंगा तो रिलीज करने पर पहले एच नीचे आने पर कितना टाइम लगता था, जी के लॉन्ग जाने में कितना टाइम लगता था, टी इज इक्वल टू अंडर 2h बाई जी। तो या तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं यहां पे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी तो कितना 0, एस कितना अलोंग द इंक्लाइंड लेंथ है, तो मैंने कहा यहां से अलोंग द इंक्लाइंड लेंथ एल पुट करोगे तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एल अपॉन ए, और ए की जगह क्या अपना जी साइन थीटा, जी कितना आ गया 2l अपॉन ए की जगह जी साइन थीटा। तो या तो इसको वैसे देख सकते हो सेम काइनेमेटिक्स वाले पैरामीटर से। दूसरा, कई बार आपको हाइट दे रखी होती है, क्या दे रखी होती है, हाइट दे रखी होती है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि बेसिकली मेरा l cos थीटा है और ये l sin थीटा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं l sin थीटा इक्वल टू h। कैसे कहा जा सकता है इस ट्रायंगल में कि L sin थीटा इक्वल टू H है, तो यहां से L की वैल्यू बन जाएगी H अपॉन साइन थीटा। ये यहां से हम बोल सकते हैं इसकी ज्योमेट्री से। तो हम इसको रिप्लेस ऐसे भी कर सकते हैं, देखो T इज इक्वल टू आपके पास देखो ये अंडर रूट ऑफ था 2L अपॉन यहां से L की जगह तो पुट कर देते कितना H अपॉन साइन थीटा, H अपॉन साइन थीटा, और साथ में कितना है G साइन थीटा। देखो यहां से साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाहर चला जाएगा, तो ये आपके पास T आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। तो अगर h के रूप में रहे ये, तो ये पैटर्न आपका बन जाता है टाइम के लिए कि t इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। तो कोशिश ये करनी है कि ऐसे समझ लेना आपको कि काइनेमेटिक्स अगर हमें अप्लाई करनी पड़ रही है इंक्लाइंड के अलोंग, तो सिंपल सा तरीका ये हुआ, इंक्लाइंड के अलोंग अगर ऑब्जेक्ट को रिलीज किया है, फेंका है, प्रोजेक्ट किया है, तो सेम तरीका पहले जी नीचे लग रहा था, वो अलोंग इंक्लाइंड क्या हो गया है जी साइन थीटा। अब काम पूरा वो का वही करना है, वही फॉर्मूले हैं सारे के सारे, वो आप सारे के सारे अप्लाई कर सकते हो। तो देखो उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करें। जैसे देखो इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा आपको, ए ब्लॉक ऑफ मास m, एक ब्लॉक का जिसका मास m है, इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच ऑन द ग्राउंड। यानी कि ब्लॉक को ग्राउंड पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। अब बताओ यहां से रिलीज किया है मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0। तो या तो देखो एक तो मेरे पास बेसिक अप्रोच हमेशा है क्या, एक्सेलरेशन लगेगा अलोंग द इंक्लाइंड 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो मैं क्या बोलूंगा इस डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन है, ये a आ गया इज इक्वल टू जी साइन थीटा, मतलब जी साइन 30, तो मैंने कहा g10 साइन 30 रखूंगा 1/2, तो ये कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब ये एक्सेलरेशन अगर आ गया है, ये एक्सेलरेशन आ गया है, तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जो काम इधर हो रहा था वो ऐसे हो रहा है ना। अब तो हमने कहा अगर मुझे सिंपल सा टाइम ही कैलकुलेट करना है तो मैं कहूंगा t इक्वल टू अंडर, रिलीज करने के बाद t इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 अलोंग कितना चलना है 2l बाई a। तो मैंने कहा यहां से देखो 2l कितना चलना है आपको 40 मीटर अपॉन a कितना आ गया अपने पास 5। तो हमने कहा इसको सोल्व करोगे तो 5 इंटू इसको डिवाइड करोगे तो कितना बन गया 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, तो 16 का आपका रूट बन गया कितना 4, तो ये टाइम लगा 4 सेकेंड। ये आपका क्या हो गया डायरेक्ट तरीका बन गया काइनेमेटिक्स से रिलेट करके। या फिर आपके पास देखो बेसिक अप्रोच हमेशा है, वो तो हमेशा आपको अप्लाई करनी ही आनी
चाहिए। तो शुरुआत में हमेशा दोनों तरीके लगाओ ताकि आपके पास दोनों अप्रोच रहे। तो हमने कहा बेसिक अपना क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस देखो कितना है, दे रखा है उन्होंने कितना 40 इज इक्वल टू रिलीज किया है तो इनिशियल वेलोसिटी तो कितना है 0 प्लस 1/2 ए कितना है 5 इंटू टी का स्क्वायर। अब हमने कहा यहां से इसको सोल्व कर लो, ये 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। सोल्व करने पर यहां से t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 सेकेंड आ जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपने नीट का क्वेश्चन है 2019 का। देखो क्या कहा इसमें, इन्होंने बुलाया व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शूट, एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं शूट करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शूट फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन केप्ट एट एंगल 60 डिग्री, यानी कि एक इंक्लाइंड प्लेन अपना जो 60 डिग्री एंगल पे उसको शूट करते हैं, ठीक है। और एंगल कहां से दे रखा है हॉरिजॉन्टल से। इट कैन ट्रेवल ए डिस्टेंस x1, यानी कि ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है अलोंग द इंक्लाइंड। हमने कहा जैसे मान लो ये इंक्लाइंड हो गया, ये मैंने एंगल थीटा मान लिया, इसको क्या करते हैं शूट करते हैं तो ऊपर जाता है, ठीक है। मान लो कितनी वेलोसिटी से शूट किया इसको v से, x1 डिस्टेंस जाता है अलोंग द प्लेन, ठीक है। उसके बाद बोला इन्होंने बट when the inclination is decreased to 30 डिग्री, पहले आपका थीटा दे रखा है कितना 60 डिग्री, फिर दे रखा है इन्होंने इसको डिक्रीज कर दिया कितना 30 डिग्री, एंड द सेम ऑब्जेक्ट इज शूट विथ सेम स्पीड। और v को क्या रखा है दोनों ही केस में सेम रखा है, v को दोनों ही केस में क्या रखा है सेम, यानी इसको शूट कर रहे एक बार 60 डिग्री एंगल पे और एक बार 30 डिग्री एंगल के इंक्लाइंड के ऊपर। फिर देखो इन्होंने क्या बोला है कि इट कैन ट्रेवल डिस्टेंस x2 देन x1 एंड x2 रेशियो क्या होगा। अब मुझे बताओ, सिंपल सा काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, यहां से तो केवल इतना रिलेटेड है कि आपने इसको प्रोजेक्ट किया, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड कितना होगा, एक्सेलरेशन होना है इसका g sin थीटा। ये अपने को पता है कि यहां एक्सेलरेशन ये होना है, ठीक है। अब मैंने कहा यहां पे मैं s को रिलेट करूं तो एक चीज बताओ, ऐसे हो गया ना जैसे इस पे इंक्लाइन को ऐसे फेंक रहे हैं, वैसे काइनेमेटिक्स में अपन बोलते थे ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर फेंक रहे हैं। अगर मैं डायरेक्ट अगर काइनेमेटिक्स से सोचूं तो ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते तो कितना ऊपर जाके रुकता था, तो वो मेरा कितना था h मैक्सिमम हुआ करता था u² / 2g, यही हुआ करता था। तो मैं यहां बोल दूंगा अलोंग द इंक्लाइंड सेम से ये हो जाएगा v0 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ, यहां पे x इन्होंने बोला है तो मैं बोल दूंगा x इज इक्वल टू v0 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ a, ये बन जाएगा। अब देखो ये इन्होंने बोला है सेम है v0 स्क्वायर दोनों ही केस में, 2 आपका सेम है, तो x1 और x2 का जो रेशियो बनेगा x1 रेशियो x2 जो बनेगा वो बन जाएगा इनवर्स रिलेशन आ गया, तो a2 बाई a1, a2 मतलब g sin थीटा 2, बाद में थीटा कितना है 30 डिग्री, तो g sin 30 अपॉन g sin 60, sin 30 आपका 1/2, sin 60 आपका √3/2, 2 से 2 आपका हो गया कैंसिल आउट, तो ये आपके पास आंसर आ गया 1/√3। कितना आ गया 1/√3। तो इन्होंने कह दिया कि अलोंग द इंक्लाइंड अब जो लेंथ का रेशियो होना है वो बन जाना है 1/√3। या अगर आप बेसिक से जाते, कैसे जाते, बेसिक से जाते तो बेसिक में आप क्या करते, यहां से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0 होती तो s बनता वही u² / 2a और u² / 2a बनता, फिर उसका क्या लेते रेशियो लेते, तो रेशियो लेके आंसर आ जाता। तो इस तरीके से अपने पास इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया 1/√3, मतलब ऑप्शन 4 अपना करेक्ट हो गया है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं। देखो क्या कहा इसके अंदर, इसके अंदर इन्होंने बोला है कि फॉर ए गिवन सिस्टम फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक
एंड दूसरा नॉर्मल एक्टिंग ऑन इट। यानी इन्होंने बोला है एक तो एक्सेलरेशन बताना है ब्लॉक का और इस ब्लॉक पे लगने वाला नॉर्मल बताना है। चलो देखो फोर्सेस दिखा देते हैं, एफबीडी बना देते हैं। हमने कहा देखो यहाँ पे एक फोर्स तो ये लग ही रहा है, इन्होंने लगा ही रखा है, ठीक है। एक फोर्स तो ये 40 न्यूटन लग रहा है, 40 न्यूटन लग रहा है। दूसरा देखो इसी पॉइंट पे बना देते हैं, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट अपने लिए पार्टिकल है तो इंक्लाइंड का पॉइंट पकड़ लिया करो ताकि एंगल को रिलेट करना क्या हो, आसान हो। तुमने कहा यहां mg लगेगा, इस mg के एक काम करते हैं डायरेक्ट कंपोनेंट ही लिख देते हैं। एक काम करते हैं यहां से इसे mg के कंपोनेंट ही बना देते हैं, ठीक है। तो mg के अगर कंपोनेंट ही बना देंगे हम, तो हमने कहा चलो एक काम करो mg के कंपोनेंट ही लिख दें। तो mg का इधर वाला कंपोनेंट और mg का इधर वाला कंपोनेंट। ये देखो mg इधर वाला बनता है sin 37 sin थीटा और इधर cos थीटा। तो mg आपका 100 इंटू cos 37 होता है 4/5, तो ये बन जाएगा आपका 80 न्यूटन। इधर होता है sin 37, तो 100 इंटू sin 37 मतलब 3/5, sin 37 मतलब 3/5, तो ये बन जाएगा आपका 60 न्यूटन। तो ये आपका इधर 80 है, इधर 60 है, ये 40 है आपका। एक लगेगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर, एक क्या लगेगा यहां से नॉर्मल रिएक्शन, ये लगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब देखो ब्लॉक है आपका, ये अलोंग द इंक्लाइंड चलेगा ना चलेगा। तो अब मुझे बताओ अलोंग द इंक्लाइंड चलेगा तो इस फोर्स का भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसका भी हमें कंपोनेंट करना पड़ेगा। इसका भी कंपोनेंट करेंगे तो ये 37 है, तो ये भी आपका क्या हो गया 37 डिग्री हो गया। ये भी आपका क्या हो गया 37 डिग्री हो गया। अब मुझे बताओ इसका एक कंपोनेंट तो इधर आया और एक कंपोनेंट इसका इस तरफ आया, इसका ये आएगा। अब देखो 40 इंटू cos 37, cos 37 कितना होता है 4/5, तो 40 इंटू 4/5, 40 इंटू 4/5, तो मैंने कहा ये 4/5, इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास बना 32 न्यूटन। उसके बाद इधर सोल्व करोगे 40 इंटू sin 37, sin 37 देखोगे तो 3/5 हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका ये 24, कितना बन जाएगा 24 न्यूटन। ये अपने पास सिचुएशन बनी है। अब देखो यहां पे इसको अब क्या करते हैं सॉल्व करें। तो मेरे पास अलोंग द इंक्लाइंड, देखो इस इंक्लाइंड के अलोंग कौन कौन से फोर्स बचे हैं, एक तो ये बचा 32, एक ये इधर कितना है 60। तो अलोंग द इंक्लाइंड अगर मैं देखता हूं, अलोंग द इंक्लाइंड देखता हूं तो मैं कहूंगा अब यहां से इक्वेशन लगाऊंगा मैं, तो अलोंग द इंक्लाइंड नेट किधर ज्यादा है, नीचे की ओर। किस तरफ ज्यादा है, नीचे की ओर। तो डायरेक्ट लिख सकता हूं A इज इक्वल टू एफ नेट पैरेलल टू इंक्लाइंड अपॉन मास, ठीक है। तो मैंने कहा यहां से एफ नेट कितना बना 60 माइनस 32, तो 60 माइनस 32 डिवाइडेड बाय मास कितना इसका 10 kg। तो मैंने कहा यहां से आपके पास ये एक्सेलरेशन देखो ये कितना बनेगा, सोल्व करेंगे तो यहां से तो ये आपके पास कितना बन गया 28 डिवाइडेड बाय 10, तो मैंने कहा ये बना 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो एक्सेलरेशन आ गया। इसके बाद नॉर्मल रिएक्शन देखना, तो इस डायरेक्शन में तो नेट फोर्स 0 होगा, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड क्या कहूंगा मैं यहां से एफ नेट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड 0 है, तो कहूंगा देखो यहां पर इस तरफ कितना लग रहा है ये 80, ये 24, उस तरफ नॉर्मल। तो मेरे पास या तो ऐसे बोल सकता हूं उस तरफ वाला फोर्स इस तरफ वाले के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, या इक्वेशन बना दो। तो मैंने कहा डायरेक्ट अगर लिखूं तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 24 प्लस 80, तो ये आपके पास बन जाएगा 104 न्यूटन। क्या बन जाएगा 104 न्यूटन बन जाएगा।
तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन की हेल्प से नॉर्मल कैलकुलेट करना है या जहां भी अपने कोई सिचुएशन क्रिएट होती है कैलकुलेट करना होता है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं और नॉर्मल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।